हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है जो कि लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस के बारे में है। पहला चैप्टर मैंने कवर कर दिया है, आज हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये जर्नी जब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये फुल बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है लक्ष्मीकांत की पॉलिटिकल साइंस से ऊपर पॉलिटिकल साइंस में कोई बुक नहीं है, तो उसी को स्टडी करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के बनाने का प्रोसीजर क्या था, कैसे बना, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान बनाना था तो उसके लिए असेंबली चाहिए। मतलब असेंबली क्या था, आदमी इकट्ठा होने को बोलते हैं ना, आपके स्कूल में भी असेंबली होती होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान बनाने वाली असेंबली, आदमी कैसे। इट वाज ए इन 1934, 1934 की बात है। दैट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आइडिया था वो पुट फॉरवर्ड, आगे रखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, किसके द्वारा ये आगे किया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। ए पायोनियर, पायोनियर मतलब बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी, जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटी होते हैं ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, कम्युनिस्ट क्या होता है, देखो जो बंदे ये सोचते हैं कि जो अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे उनको विद पावर मतलब डिथ्रोन किया जा सकता है, तख्त ताज से उतारा जा सकता है। तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी, तो उसमें एम.एन. रॉय ने इम्पोर्टेंट रोल दिया था। तो ये आगे बोल रहे हैं, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने ऑफिशियली 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान बनाने के लिए। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली 1938 में, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब बिना किसी बाहर के आदमियों का हस्तक्षेप, जैसे अंग्रेजों का बिना हस्तक्षेप। ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 साल से ऊपर आदमी है उनके वोट देने का अधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज। तो उन पे सिलेक्ट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, उस असेंबली में कौन कौन रहेगा वो। The demand was finally accepted in the principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940। तो बोल रहे हैं कि जो डिमांड थी वह फाइनली एक्सेप्टेड, फाइनल में एक्सेप्ट की गई इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सिद्धांत के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट की गई। व्हाट इज़ नोन एज द ऑगस्ट ऑफर। तो आपको ये पता होना चाहिए 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया था, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, संविधान बनेगा। 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट था, केम टू इंडिया, जो अंग्रेज़ों के कैबिनेट का मेंबर था, जैसे आज भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे कैबिनेट था, तो वहाँ पे वो इंडिया में आया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल। मतलब ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे आप मैसेज भेजते हैं किसी के पास, पहले ड्राफ्ट में होता है, तो बिल बनने से पहले ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। जो 1900 टू बी अडोप्टेड मतलब जो किया जाना था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में। द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड, जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिजेक्ट किया गया बाय द मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि वो बोले कि ये 1942 में आया था ये, तो वो बोले कि हमें अलग से हमारा अलग से संविधान होना चाहिए, वो अलग कंट्री की डिमांड करते थे। विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट्स, जो बोलते थे कि भाई दो स्टेट्स में डिवाइड होना चाहिए विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो होनी चाहिए, संविधान अलग बनाएंगे। फाइनली ए कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया while it rejected the idea of two constituent assembly, it put forward मतलब आगे रखा है स्कीम ऑफ द फोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड विद द मुस्लिम लीग, मतलब कुछ सेटिस्फाई हुए कुछ नहीं हुए, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी संविधान बनाने के लिए। आगे चलते हैं, तो ये बोल रहे हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर क्या है उसमें कौन कौन थे, अब ये डिस्कस करेंगे कि भाई कंपोजिशन क्या था, कौन कौन आदमी सम्मिलित थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 46, तो कॉन्स्टिट्यूटेड बनाई गई 1946 में, नवंबर 1946 में। देखो जब पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में आइडिया प्रपोजल किया, 1940 तक बात चलेगी, हर साल पे साल आगे बढ़ते चले गए। क्रिप्स मिशन आया, अगस्त ऑफर 1940 में एक्सेप्ट किया गया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, अब 1946 में आ गए, तब बनाएगी 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, अंग्रेजों ने भेजा था, उसके तहत बनी। इसके फीचर्स क्या क्या थे, मतलब उसमें क्या क्वालिटी थी, क्या क्या देखा गया। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389, वाज टू बी मतलब ये होनी चाहिए थी, वाज टू बी ऐसे यूज़ होता है कि भाई होनी चाहिए थी,
वाज टू बी होनी चाहिए थी 389, बट ऑफ दीज 296 सीट्स वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया। जो अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, ब्रिटिश इंडिया था ना, इसलिए तो 296 सीट तो उस एरिया की थी, और 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली मतलब जहाँ पे राजा राज करते थे। कुछ एरिया तो कंट्रोल कर चुके थे, बट कुछ तो राजा थे ना, तो 93 सीट जो थी वो राजाओं के लिए थी। आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 वर टू बी ड्रोन मतलब किससे खींचनी थी, फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस, क्योंकि गवर्नर के प्रोविंस भी थे, प्रांत भी थे, गवर्नर वहाँ पे राज करते थे। एंड 4 फ्रॉम दी 4 चीफ कमिश्नर भी थे कुछ, जैसे आज भी जैसे आप बोलते हैं यूनियन टेरिटरी में हाई कमिश्नर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैसे ही गवर्नर जनरल होता है दिल्ली में, तो 1 फ्रॉम ईच। तो ये ऐसे ऐसे बांटे हुए थे। इनको आप याद रख सकते हैं कि भाई 4 तो जो है हाई कमिश्नर के, जो चीफ कमिश्नर के प्रांतों में से थे, 11 गवर्नर के प्रांत में से, 292 जो थे वर टू ड्रोन फ्रॉम दी 11 गवर्नर प्रोविंसेस, जो 11 गवर्नरों के थे। 292 तक 11 वहाँ पे 11 गवर्नर रूल करते थे, वहाँ से तो 292 आदमी थे, और 4 कहाँ से थे, जहाँ पे कमिश्नर चीफ कमिश्नर राज करते थे। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, जो भी प्रांत था या प्रिंसली स्टेट जहाँ पे महाराजा थे, ऑफ द स्टेट्स इज इन द केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जितनी जहाँ पे पॉपुलेशन उस हिसाब से सीट बटी हुई थी। रफली 1 सेट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, मतलब मिलियन क्या होता है, हर 10 लाख पे एक सेट 1 सीट दी गई थी, एक सीट दी गई थी 10 लाख पॉपुलेशन पे। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। 3 कम्युनिटी में बांटी गई थी सीट्स, मुस्लिम में, सिख में और जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स, मुस्लिम और सिख के अलावा जो सब में, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। द रिप्रेजेंटेटिव, फोर्थ फीचर क्या था, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे आगे लीड करने वाले, ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे आज भी होती है, जो लॉ बनाती है। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, लॉ बनाना। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनके कैसे आए, वर टू बी इलेक्टेड, वो इलेक्ट होने थे बाय मेंबर्स, वहाँ के आदमियों के द्वारा, ऑफ द कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आप वरीयता देते हैं कि भाई इस कैंडिडेट को मैं फर्स्ट प्रीफरेंस देता हूँ, इस कैंडिडेट को सेकंड प्रीफरेंस देता हूँ, तो उसमें होता है सिंगल ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आप याद रख सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अगर मान लो हम देखते हैं कि एमपी और के लिए कौन सा इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो सबसे ज़्यादा करेगा वोट डालेगा उन मिलेंगे उसको, वही जीतता है। तो 5वां फीचर क्या था, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंस स्टेट वर टू बी हमेशा ये यूज हुआ फ्रेज, क्यों, वर टू बी मतलब होना था, ये वर टू बी नॉमिनेटेड। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप समझ सकते हैं कैसे ऐसे लिखते हैं, वर टू बी, ये चीज़ होनी थी। नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, दो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के, वो नॉमिनेटेड होते हैं। उनका नॉमिनेटेड क्या होता है, सीधा नाम सेलेक्ट कर लिया जाता है कि भाई ये बंदा प्रिंसली स्टेट से हेड होगा। इट इज़ दस क्लियर दैट, ये क्लियर था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड, आधी तो इलेक्टेड होगी इलेक्शन के द्वारा, ये आधियों के नाम नॉमिनेट किए जाएंगे। मोर ओवर, इससे ज़्यादा द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो मेंबर कैसे, प्रोविंशियल असेंबली हो कैसे, इनडायरेक्टली, जैसे आज मान लो प्रेसिडेंट का तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, क्योंकि हम तो वोट डालने जाते नहीं हैं, नॉर्मल जो जनता है, हु देमसेल्व्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ए लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे आपको पता है कि 10 लाख में से एक वोट मिली थी, एक बंदे को वोट डालने का अधिकार मिला। द इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 296 सीट थी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त में 1940 में, जुलाई अगस्त में होनी थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वोन 208 सीट, कांग्रेस 208 सीट जीत गई। द मुस्लिम लीग 73 सीट जीत गई, एंड स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट गोट 15 सीट। तो आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जब इलेक्शन हुआ था तब 1940 में कितनी वोट मिली थी, कांग्रेस को 208 मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, और इंडिपेंडेंट जो थे उन्होंने 15 सीट ली थी। हाउएवर 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसिपल स्टेट वर नॉट फील्ड, जो राजाओं को सीट दी गई थी वो नहीं फील हुई थी, क्योंकि वो मना कर रहे थे कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। द डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कहा हमारे लिए क्यों रूल बनाओगे, हम तो आएंगे नहीं में, तो 93 सीट्स खाली रही थी। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India, Constituent Assembly थी, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, आपको पता है कि इनडायरेक्टली वोट हुए थे, एंड बेसिस ऑफ एडेड फ्रेंचाइज। द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC, ST, including women of all the section. Assembly included all important personality of India at that time with the exception of Mahatma Gandhi.
हर पर्सनैलिटी थे, बस छोड़ के महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन था, महात्मा गांधी नहीं थे। और आप मान लो वुमेन के लिए ऐसे लिख रहे हैं तो ये ऐसे बोल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी वुमेन को पार्टिसिपेशन मिला था। आज अगर हम देखें तो हमारा जो मान लो इनमें वोट डालने में या इसमें कितना पार्टिसिपेशन है, नियर अबाउट दी 14% है हमारी पार्लियामेंट में लेडीज़। अभी इतना मीगर रिप्रेजेंटेशन है, बट उस टाइम पे भी जब 1946 में हमारा देश बनना मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था तब भी रिप्रेजेंटेशन था। तो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ों को। तो आगे चलते हैं, ये वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका क्या पैटर्न था काम करने का, ये पढ़ेंगे अब। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। तो आ सकता है कि पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड मतलब उन्होंने बिल्कुल अपोज कर दिया द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जोर दिया कि इंसिस्टेड क्या होता है, जोर देना कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। मीटिंग वाज दस अटेंडेड बाय दी ओनली 211 मेंबर, 211 आदमियों के द्वारा अटेंड की गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर, ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ओल्डेस्ट सबसे बड़े आदमी थे। वाज इलेक्टेड एज ए टेम्पोररी प्रेसिडेंट, मतलब इंटरिम आज भी बनते हैं ना, इंटरिम जो स्पीकर बनते हैं तो प्रोटम स्पीकर बोलते हैं जिसको, तो यही टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने गए फॉलोइंग दी फ्रेंच प्रैक्टिस। ये फ्रेंच में जो प्रैक्टिस होती थी उसी के बेस पे ये यहाँ भी चुन लिए गए। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए। सिमिलरली बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी वर इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको ये ध्यान रखना उस टाइम पे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने बहुत सुना होगा, तो ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य। रेजोल्यूशन आपने मान लो नए साल पे रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि मैं ये करूँगा पूरे साल में ऐसे, तो वही उन्होंने क्या दृढ़ संकल्प किए थे ऑब्जेक्टिव। ऑन दिसंबर 13, 1946 1946 13 दिसंबर को क्या डिसीजन लिया, जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। उन्होंने बताया कि भाई हम आगे ये काम करेंगे। इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, संविधान की स्ट्रक्चर के उन्होंने फंडामेंटल्स मूलभूत बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होगा। फिलोसफी बता दी, ये होगा। इट रीड क्या क्या थे, देखो ये फिलोसफी और जो थी फंडामेंटल बताए थे। फर्स्ट क्या था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलमन रिजोल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक। तो ये क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आया भी है कि जब मान लो बना क्या था, इंडिया स्टार्टिंग से क्या था, सोवरन और रिपब्लिक था। एंड टू ड्रा अप फॉर हिज फ्यूचर हर, मतलब देखो कंट्री के लिए हर यूज़ होता है। कंट्री के लिए या तो इट यूज कर सकते हैं या हर यूज कर सकते हैं, हिम नहीं यूज कर सकते, मतलब भारत माता माना गया उसको। हर फ्यूचर गवर्नेंस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बोल रहे हैं कि ड्रा फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट माना, सोवरन माना, रिपब्लिक माना। स्टार्टिंग से इंडिया क्या था, सोवरन और रिपब्लिक था, इंडिपेंडेंट था। वेर इन मतलब जहाँ पे द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइजेज ब्रिटिश इंडिया, the territories that now from the Indian states, such other parts of India are outside India. The states as well as the other territories are willing to constitute into the independent sovereign India shall be the union of them all. मतलब जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहता था या इसमें पार्ट में इंडिया में भी जो पार्ट है तो उनको ओपन मैसेज दिया गया कि भी आप इंक्लूड हो सकते हैं। थर्ड क्या क्लोज था, वेर इन द सेड टेरिटरी, जितनी भी टेरिटरी थी मान लो बाउंड्री थी, वेदर देयर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब बाउंड्री डिसाइड की जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कौन सा क्या इंडिया की बाउंड्री रहेगी। देयर आफ्टर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी पोजेस द रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स टुगेदर विद द रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर किसके पास रहेंगी, स्टेट के पास। जैसे बची खुची आज भी सेंटर के पास रहती है तो वैसे ही सेंटर के पास रहेंगी। एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सेव एंड एक्सेप्ट फॉर सच पावर फंक्शन आर वेस्टेड इन असाइन टू द यूनियन। तो बाकी जो बचा हुआ काम था, वेस्टेड क्या होता है, वेस्टेड इन किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, असाइन टू द यूनियन, यूनियन को दिएगा। एंड आर इनहेरेंट और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड अंतर नहीं था, मतलब बिना समझे हुए बात है कि यूनियन का मेन था रिजल्ट देयरफॉर। तो बची हुई पावर थी जो वो कुछ तो डिमार्केशन हो गया भाई ये पावर स्टेट कर लेंगे, बट जो बची खुची है यूनियन के पास रह गई। तो फोर्थ इसका फीचर क्या था, वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सोवरन इंडिपेंडेंट थे हम, ये क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आया हुआ है तो ऐसा इसे याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग से ही हम सोवरन इंडिपेंडेंट थे इंडिया। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और रिपब्लिक भी थे।
इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स एंड ऑर्गन्स गवर्नमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। पावर कहाँ से आई कि भाई पीपल से ही आती है, यहाँ के सिटीजन से ही आती है। पाँचवा क्या फीचर था, ऑल वेर इन शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू द ऑल पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। जस्टिस होना चाहिए, तो ये जस्टिस याद रख सकते हैं। जस्टिस तीन तरह का था, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। फिर इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। फिर क्या, जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। सब्जेक्ट टू लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही ये काम होंगे, भाई पूजा करने का अधिकार या पब्लिक मोरालिटी, और इनको कंसिडरेशन रखना है। नेक्स्ट फीचर क्या था, एडिक्वेट सेफ गार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी जो कम आदमी है उनके लिए सेफ गार्ड दिए गए, बैकग्राउंड क्लासेस या ट्राइबल एरियाज़ के, एंड डिप्रेस एंड अदर बैकवर्ड गार्ड्स, ओबीसी के लिए भी प्रोविजन रखा गया। तो सातवां फीचर क्या था, वेयर बाई shall be maintained the integrity of the territory of India Republic and its sovereign rights on the land, sea and air according to the justice, the law of civilization। तो भाई रिपब्लिक और सोवरन तो कंट्री था ही, तो इंडिपेंडेंट भी था, तो ये जो अपना सोवरेनिटी रहेगी, संप्रभुता रहेगी, एरिया में भी, सी में भी, पानी में भी, सब चीज़ों में। और आठवां फीचर क्या था, द एंशिएंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट्स फुल विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। जो पुरानी भूमि थी, राइटफुल ओनर मिलेगा, जो इसका पुराना टाइम का ओनर था अंग्रेज आने से पहले, या प्रमोशन में शांति, विदेश में शांति फैलाएंगे, और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानवता के वेलफेयर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे। द रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली, मतलब बिना किसी के विरोध के, अनएनिमसली एडोप्टेड बाय द असेंबली ऑन द 22 जनवरी 1947। तो ये डेट याद रख सकते हैं कि अडोप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। इट इन्फ्लुएंस द eventual shaping of the constitution through all subsequent stages and modified version from of the preamble of the constitution। तो preamble जो संविधान की प्रस्तावना बनाई दी गई इसके बाद। अब changes by the independent acts, अब 1947 में एक्ट आ गया, उसके द्वारा क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव राजाओं के जो उधर से आए थे, हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इन, उन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन कर लिया। अप्रैल 28 को 1947 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 6 स्टेट्स, जो इतने इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स थे, वर पार्ट ऑफ द असेंबली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान की भाई वो डिवाइड करने का बताया था कि ये इंडिया होगा, ये पाकिस्तान होगा। 3 जून को आया था माउंटबेटन प्लान 1947 में, फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। तो प्रिंसली स्टेट से भी जहाँ राजा राज करते थे वहाँ उन्होंने भी अपनी सीट ले ली थी। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। फिर मुस्लिम लोग भी आ गए थे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। मैम द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। 3 चेंजेस हुए थे, इंपॉर्टेंट 3 चेंजेस हुए थे। पोजीशन ऑफ द असेंबली क्या हुआ था, असेंबली वाज मेड ए फुल्ली सोवरेन बॉडी, मतलब संप्रभुता, अपनी पावर अपने पास किसी के अंडर नहीं रही, संप्रभु बन गई। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा भी संविधान बना सकती थी, इट प्लीज, जो उसको खुशी मिले वैसा। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू अब्रोगेट, अब्रोगेट होता कम करना या बाधा डालना, और अल्टर चेंज करना एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द इंडिया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा था उसको चेंज कर सकती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दे दी। तो पहली पावर तो ये होगी सोवरेन होगी, इंडिपेंडेंट होगी, किसके अंडर काम नहीं किया, अपने फ्री काम किया, और जितना भी रूल था वो चेंज कर सकते थे। दूसरा क्या फीचर दिया इसने, द असेंबली आल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ बनाने का काम मिल गया इसको, लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। इन अदर वर्ड्स द सेपरेट फंक्शन वर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री। एक तो लॉ बनाने हैं, फिर लागू भी करने हैं, इनेक्ट करना है जो ऑर्डिनरी नॉर्मल लॉ है। दिस 2 टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड सेपरेट डेज, अलग अलग दिन होंगे। एक दिन लॉ इलेक्शन का होगा, एक दिन लॉ बनाने का होगा, लेजिस्लेशन का काम होगा। दस द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो ये असेंबली क्या बन गई, फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई, क्योंकि ये लागू भी कर रही है, बना भी रही है लॉ आपने। व्हेनेवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन इट मेट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी जब चेयर की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जब ये लेजिस्लेटिव बन गई तब भी इट वाज चेयर बाय जीवी मावलंकर। अच्छा, जब ये कानून बनाने का काम करने लगी जब तो जीवी मावलंकर के द्वारा, जो कि स्पीकर लगा ले हमारे सबसे पहले थे। द 2 फंक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल नवंबर 26, 1949 तक उन्होंने ये काम किए। व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर।
मतलब क्या देखो उस टाइम पे क्या था भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान बनाने का काम तो दे दिया, पर ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू आदमी को कंट्रोल भी तो करना है, क्योंकि सोवरेन बन गई थी बॉडी। तो तब तक क्या काम किया, जब मान लो लॉ या अपना जब तक असेंबली को लॉ एनेक्ट करने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हेड, जब उनको लेजिस्लेशन क्या बनाना था तो तब तक जीवी मावलंकर आ गए। फिर क्या है, द मुस्लिम लीग मेंबर्स, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, हेलिंग फ्रॉम एरियाज इंक्लूडिंग इन द पाकिस्तान के थे, विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, तो वो विड्रा कर लिया उन्होंने। कंसिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम टू 299 होगी एज अगेंस्ट ऑफ 389। पहले 389 थी बट 299 होगी क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर निकल गए। ओरिजिनल जो 1940 में फिक्स गई थी द कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस वर रिड्यूस 296 टू 229, ये 296 से 229 आ गए। प्रिंसली स्टेट फ्रॉम द 92 93 से 70 रह गए प्रिंसली स्टेट के। स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली वाज ऑन दिसंबर 1947। तो आगे टेबल में दी गई है, वो देख लेना, मैं अब स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दिखा दूंगा। अदर फंक्शन परफॉर्म, क्या क्या फंक्शन इसके द्वारा किए गए थे। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फंक्शन। अलग फंक्शन भी थे। ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य लॉ लागू किए या लेजिस्लेशन अपना बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके अलावा और भी कुछ काम थे इसके। कैसे थे, इट रेटिफाइड द मेंबरशिप इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन द 19 मई 94, मतलब कॉमनवेल्थ गेम में हम आज भी जाते हैं, तो रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आज भी आपको पता है कि कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है उसको हम रेटिफाइड करते हैं, तो ये रेटिफाई कर लिया उन्होंने कि भाई हम भी इसका कॉमनवेल्थ का पार्टिसिपेट करेंगे। इट अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग अडोप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। 1 लाइनर क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 22 जुलाई 1947 को फ्लैग एक्सेप्ट किया गया था, अडोप्ट किया गया था। थर्ड फीचर क्या है, थर्ड काम क्या है, इट अडोप्टेड द नेशनल एंथम 24 जनवरी को किया गया था। नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये जनगण मन है, ये वंदे मातरम है, ठीक है। और पांचवा क्या फंक्शन था, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 24 जनवरी 1950 को ही पहले प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद क्या है, इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन ओवर द 2 ईयर्स, 11 सेशन हुए। याद रखते हैं 11 सेशन में बना था संविधान पूरा, ओवर 2 ईयर्स, 2 साल में 11 महीने में 18 दिन में, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आप याद रख सकते हैं कि भाई 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गोन कब यूज करते हैं कि भाई पास्ट परफेक्ट, हैड गोन, तो जा चुके थे थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्री। उन्होंने 60 कंट्रियों का संविधान छान लिया था बनाने से पहले। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 दिन में बन के तैयार हुआ। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 64 लाख रुपए संविधान बनाने में लगा था। ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड इट्स फाइनल सेशन। 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ था। इट हाउएवर डिड नॉट एंड नहीं हुआ एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एज ए प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर। 26 जनवरी 1950 को जो सेशन एंड नहीं हुआ, जैसे अब क्या सेशन ऐड होते हैं तो एंड नहीं हुआ। फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट बन गई ऑफ दी। प्रोविजनल क्या है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं ना आपके पास, बस नकली टेम्पोररी, वही प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-2, मतलब पहले तब तक चलता रहा जब तक इलेक्शन ना हुए। ये एंड नहीं हुआ सेशन। नेक्स्ट चलते हैं, कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटी कौन कौन सी थी, संविधान की जो बनाने की जो असेंबली थी उसकी कमेटी कौन कौन थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमेटीज़। ऐसे भी आपको पता आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, वैसे भी थी। विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मतलब कुछ आदमी इकट्ठा हो गए, उनको अलग अलग काम दे दिए गए। आउट ऑफ दिस 8 वर मेजर कमेटीज़, 8 मेजर कमेटी थी एंड द अदर वर माइनर कमेटी, और छोटी छोटी कमेटियाँ थी। नेम्स ऑफ दिस कमेटी एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो। तो भाई कमेटियों के नाम दिए गए हैं, चेयरमैन क्या क्या काम था उनका। जैसे मेजर कमेटी कौन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट कमेटी थी। यूनियन पावर कमेटी, जो पावर का काम देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, तो जवाहरलाल नेहरू थे उनके। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संविधान बनाने की भी, उसके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल जो प्रांत थे छोटे छोटे, मान लो राज करते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे हेड, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
एडवाइजरी कमेटी के वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है और आए भी हैं बहुत बार। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल। तो ये पता कि जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की सरदार पटेल ने, आपको पता है कि वो थोड़े कड़क आदमी थे तो राइट के बारे में बात करेंगे। और जो दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमेटी, इस कमेटी की छोटी छोटी कमेटियाँ थी क्योंकि इसके साथ कई काम हो गए ना, फंडामेंटल राइट का होगा, माइनॉरिटी का होगा, ट्राइबल का होगा, एक्सक्लूडेड एरिया का होगा। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब कमेटी कौन थी, JB कृपलानी थे उसके। माइनॉरिटीज़ कमेटी सब कमेटी के HC मुखर्जी थे। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं, मान लो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, ट्राइबल एरिया सम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड दिए रहे सब कमेटी, गोपीनाथ बरदोली। जो पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया थे अदर देन दोज इन असम सब कमेटी AV ठाकर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया राजस्थान का, वहाँ पे भी ट्राइबल एरिया की सब कमेटी हुई थी। तो अब आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो प्रोसीजर क्या रहेगा, आज भी होता है ना रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। स्टेट कमेटी कौन कौन सी थी, स्टेट जवाहरलाल नेहरू थे उसके, और स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको ये याद रखना है, इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा आता है। माइनर कमेटी, छोटी छोटी कमेटी क्या क्या थी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा अय्यर। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। एड होक, मतलब जो टेम्पोरेरी बेस पे बनती है, आज भी एड होक कमेटी बनती है। नेशनल फ्लैग पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कमेटी ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मालवंकर। एड होक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्धाचारी, असेंबली मेंबर नहीं थे, आपको याद रखना है कि एड होक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, टेम्पोररी टाइम के लिए वर्धाचारी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। जो कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंशन पट्टाभी सीतारामैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन, ये भी नलिनी रंजन सरकार, ये असेंबली के मेंबर नहीं थे। जो फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके भी ये नहीं थे। लिंग्विस्टिक प्रोविजनल कमीशन, लैंग्वेज के बारे में SK धर थे, ये भी मेंबर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर से थे। स्पेशल कमेटी ऑन टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस गैलरी कमेटी के उषानाथ सेन थी। एड होक कमेटी ऑन सिटीजनशिप वर्धाचारी थी, ये भी असेंबली मेंबर नहीं थे। ये एड होक के देखो, ये सिटीजनशिप के वर्धाचारी बने थे और एक के सुप्रीम कोर्ट के भी बने थे। सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप के याद रख सकते हैं, वर्धाचारी थी, ये में असेंबली मेंबर नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। अमंग ऑल द कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947, मतलब 22 अगस्त 1947 को बनाई गई। इट वाज दिस कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड, मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ड्राफ्ट बनाना है, जैसे वही मैसेज आप भेजते हैं उससे पहले ड्राफ्ट बनता, तो वही ड्राफ्ट बनाना है। इट कंसिस्टेड ऑफ द 7 मेंबर, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे, आपको पता है वो हमेशा उनकी स्टैचू मिलती है बुक लेके हाथ में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मुंशी जी थे, डॉक्टर KM मुंशी। सैयद मोहम्मद सदादुल्ला, N माधव राव, जो ही रिप्लेस द BL मित्तर हु वाज रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। तो क्वेश्चन आ सकता है माधव राव कौन थे, BL मित्तर को रिप्लेस किया था वो मरने के बाद, उनके इल हेल्थ, इल हेल्थ थी उनकी। TT कृष्णामाचारी, ही रिप्लेस द PV खेतान हु डाइड इन 1942। तो कृष्णामाचारी ने खेतान को रिप्लेस किया था, वो मर चुके थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमेटी, जो प्रपोजल थे वेरियस कमेटी, प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज पब्लिश इन द फरवरी 1948। तो 1948 में बना गया था, पब्लिश किया गया था, इससे पहले ये इन्होंने तैयार कर लिया था। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ्स, 8 महीने टू डिस्कस द ड्राफ्ट। आदमियों को दिया गया कि भाई 8 महीने हैं, ड्राफ्ट को डिस्कस कर लो, आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड प्रोपोज अमेंडमेंट इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, मतलब पब्लिक कमेंट्स आए, क्रिटिसिज्म आए, सजेशन आए। द ड्राफ्टेड कमेटी प्रीपेयर्ड ए सेकंड ड्राफ्ट विच वाज पब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 1948। ऐसे देखो कितने कॉम्प्लिकेट वे से बना है, आदमियों को सजेशन भी लिया करते थे। आज आपको पता है, हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन नहीं होता, कमेटी को बिल रेफर नहीं किए जाते, डेलिब्रेशन में विचार विमर्श नहीं होते, इसलिए प्रोटेस्ट होते हैं सोसाइटी में। तब देखो संविधान बनाने के लिए 8 महीने दिए थे आदमियों को कि भाई आप डिस्कस करो, बताओ कोई कमी यहाँ सजेशन है। द ड्राफ्टिंग कमेटी took less than 6 months to prepare in its draft. In all it set only 148, 141 दिन बैठे थे वो।
तो इतनी लंबी टाइम लिया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तभी 64 लाख रुपए खर्चा आया है। अब आगे चलते हैं इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट क्या होता है? अब बन तो गया संविधान, अब उसको लागू कैसे किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट बना, असेंबली में रिप्रेजेंट किया उन्होंने 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग। जैसे बिल की फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है अभी भी पार्लियामेंट में, वैसे ही फर्स्ट रीडिंग हुई। द असेंबली हैड ए जनरल डिस्कशन ऑन इट 5 days, 5 दिन तक डिस्कशन हुआ, नवंबर 9 1948 तक। द सेकेंड रीडिंग क्लोज बाई क्लोज कंसिडरेशन स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ, एंडेड 17 अक्टूबर 1949 को, मतलब इतना लंबा चला। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मैनी 7653 अमेंडमेंट, 7653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज किए गए। 243 एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली, 2473 डिस्कस किए गए। तो देखो 7653 अमेंडमेंट बताए पर डिस्कस हुए 2473। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14 1949। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूव्ड ए मोशन जैसे आज भी आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, तो ये पास हो गए। द मोशन ऑन ड्राफ्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को पास बता दिया गया ये जो ड्राफ्ट था। द रिसीव्ड सिग्नेचर ऑफ द मेंबर एंड द प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए। आउट ऑफ 299 मेंबर ऑफ द असेंबली ओनली 284 प्रेजेंट। तो उस दिन कितने प्रेजेंट थे? 284 आदमी प्रेजेंट थे 299 में से। ऑन दैट डे साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दिस इज आल्सो डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑफ विच पीपल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड एनेक्टेड एंड गेव देमसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपनी प्रीएम्बल में भी डेट मेंशन की है 26 नवंबर 1949। 284 आदमियों ने साइन किए थे और प्रेसिडेंट ने भी। द कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 कंटेड ए प्रीएम्बल। 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। तो कितने थे? ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे संविधान में और 8 शेड्यूल थे। द प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड। प्रीएम्बल बाद में ही, प्रस्तावना पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द लॉ मिनिस्टर पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। उन्होंने मतलब लेके आए वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को। ही टुक ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली, डेलिब्रेशन विचार विमर्श में। ही वाज नोन फॉर हिज लॉजिकल एंड फोर्सफुल परस्यूसिव आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट दिए, परस्यूसिव मनाने वाले आर्गुमेंट्स दिए फोर्सफुली ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। ही इज रिकग्नाइज एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द मॉडर्न मनुस्मृति। जैसे 2 धर्म से रिलेटेड बुक लिखी, उसको भी मॉडर्न मनु भीमराव अम्बेडकर को भी बोला जाता है। अब चलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्समेंट कैसे किया गया, फोर्स में कैसे लाया गया। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द सिटीजनशिप, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू द सिटीजनशिप के साथ या इलेक्शन के साथ या प्रोविजनल पार्लियामेंट के या टेम्पोररी या ट्रांजिशनल प्रोविजन शॉर्ट टाइटल कंटेन इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। तो ये तो जो थे कुछ लॉ सिटीजनशिप से रिलेटेड ये या इलेक्शन से ये पहले ही आ गए थे, 26 नवंबर 1949 को आ गए थे, ये पहले ही लागू कर दिए गए थे। द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी। बाकी जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सारे क्या रूल 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे? नहीं, 26 नवंबर 1949 को भी बहुत सारे प्रोविजन जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 ये सारे दिए हुए हैं, वो लागू हो चुके थे। दिस डे इज रेफर्ड इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, जो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। एंड सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे, हम रिपब्लिक डे भी तो बनाते हैं 26 जनवरी को। January 26 was specially chosen as the date of the commencement of the constitution because of its historical importance. इसकी historical importance थी, क्यों? It was on this day 1930 the पूर्ण स्वराज डे was celebrated. तो 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे बनाया गया था, इसलिए उसी दिन को लागू किया गया था, रिपब्लिक डे बनाया गया है। फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ द लाहौर सेशन में 1929 में बोला था पूर्ण स्वराज डे बनाएंगे हम 26 जनवरी को। विद द कमेंसमेंट लागू होने से, स्टार्टिंग मतलब होने से, कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल एमेंडमेंट्स अमेंडिंग एंड सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वाज रिपील्ड। तो इसके मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का बहुत बड़ा रोल था अपने संविधान के बनने में, इनमें से 1947 का है। तो अभी प्रोविंशियल काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट वाज हाउएवर कंटिन्यूड। तो अबोलिशन ऑफ प्रीवियस पर्स, प्रीवियस पर्स मतलब क्या था भाई? अंग्रेज जैसे अपने राजा महाराजा को पैसे देते थे कि आप हमारे अंडर रहो, हम पैसे आपको मेंटेनेंस देते रहेंगे, अबोलिशन होगा, उसका ना ख़त्म कर दिया गया प्रीवियस पर्स को।
और आगे चलते हैं, एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की एक्सपर्ट्स कमेटी कौन कौन थी। वाई इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन जुलाई 8 1940 में द कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी। तो अब पता है कि आपको अलग अलग वोट मिले थे, 73 वोट उसको मिले थे, ज़्यादातर वोट अपनी कांग्रेस को मिले थे, तो ये चीज़ें हैं। तो उनके लिए उन्होंने अपनी एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम.एस. अली थे, मुंशी जी थे, गोपाल स्वामी अयंगर, के.टी. शाह, डी.आर. गडगिल, हुमायूं कबीर एंड के. संतनाम। तो लेटर द चेयरमैन प्रपोजल इट वाज रिजोल्व दैट कृष्णा कृपलानी बी को-ऑप्टेड एज ए मेंबर एंड कन्वीनर ऑफ द कमेटी। तो कृपलानी जी को को-ऑप्टेड बनाया गया था और कन्वीनर मतलब बुलाने वाले। द कमेटी हैड 2 सीटिंग्स, द फर्स्ट एट दिल्ली फ्रॉम जुलाई 20 से 22 1940 में, और दूसरी मीटिंग बॉम्बे में हुई थी 15 अगस्त से 17 अगस्त 1940 में। अपार्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय इट्स मेंबर, नोट्स बनाए गए इनके द्वारा, द कमेटी डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी उन्होंने तैयार किया था। The question of the appointment of various committee and draft of the resolution of the objective of the comment to be during the first session of the Constituent Assembly। पहले ही जो पहला सेशन हुआ था उसमें डिस्कस हुआ था क्या क्या हम प्रोविज़न अपनाएंगे, कैसे कैसे अडॉप्ट किएंगे। ऑन द रोल प्लेड बाय दिस कमेटी इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रानविल ऑस्टिन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जो संविधान बनाने के एक्सपर्ट हैं, ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन द कमेटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम मेड जनरल सजेशन दिए उन्होंने, एंड ऑटोनोमस एरियाज द पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सेंटर अबाउट सच इशू एज द प्रिंसिपल स्टेट एज अमेंडिंग पावर। तो इन्होंने सजेशन दिए, ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा कि भाई ये एक बहुत अच्छा रास्ता था, इस पे चले, और ये उन्होंने अपने वो दिए। दे आल्सो ड्राफ्टेड ए रेजोल्यूशन क्लोजली रिजेंबलिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इन्होंने सेम सिमिलर जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए गए थे वैसे ही अपना खुद का रेजोल्यूशन दिया कि हम ये काम करेंगे। अब क्रिटिसिज्म क्या है, मान लो आ जाए क्वेश्चन में कि क्रिटिसिज्म क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म थे। क्रिटिक्स जो आलोचक होते हैं, हैव क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड्स, क्या क्या थे। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा। जैसे क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जैसे सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं था उसमें, क्यों, एट इट्स मेंबर बट नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। आपको पता है लिमिटेड फ्रेंचाइज पे हुआ था कि भाई 10 लाख आदमियों पे एक बना था, बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। सोवरेन बॉडी भी नहीं थी। कैसे, द क्रिटिक्स मेंटेन दैट, जो आलोचक ने कहा कि मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरेन बॉडी, क्यों, एज इट वाज क्रिएटेड ऑन द बाय द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था तभी तो बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ से बंदा भेजा था, ऑगस्ट ऑफर वगैरह के बारे में बात की हमने। तो जैसे तो इसलिए सोवरेन बॉडी कैसे हो गई, किसी के कहने पे बनाई है तो सोवरेन बॉडी हो नहीं सकती। फर्दर दे सेड द असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, परमिशन लेके सेशन चला था, तो कैसे सोवरेन होगी। तो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए कि टाइम कंज्यूमिंग। क्रिटिक्स कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम, मतलब बिना बात के लंबा टाइम लिया। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 आवर्स, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 घंटे में बन गए, ये बोल रहे हैं। आलोचक को तो कुछ भी बात कहनी होती है तो कही है उन्होंने। इन दिस कंटेक्स्ट नजरुद्दीन अहमद, ये बंदे का नाम लिख सकते हैं आप, कोट कर सकते हैं, अहमद साहब ने क्या कहा, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्वाइंड ए न्यू नेम ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी टू शो इट्स कंटेम्प्ट, उसका निरादर किया ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्रिफ्ट क्या होता है, धकेलना, मतलब पीछे धकेलते रहे चीज़ों को। और फोर्थ क्या इसकी मतलब क्रिटिक्स है कि भाई डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, आपको पता कांग्रेस मेंबर ज़्यादा थे। द क्रिटिक्स चार्ज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। ग्रानविल ऑस्टिन एज एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ग्रानविल ऑस्टिन एक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए 1 पार्टी बॉडी, तो ऑस्टिन ने कहा कि 1 पार्टी बॉडी थी। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज द इंडिया, तो असेंबली कांग्रेस थी, कांग्रेस इंडिया थी। लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, तो वकील ज़्यादा थे कि भाई डोमिनेशन ज़्यादा है इनका, क्यों। इट इज़ आल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द लॉयर एंड पॉलिटिशियन और लॉयर ज़्यादा थे। दे पॉइंटेड आउट दैट अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, मतलब वकील ज़्यादा थे, पॉलिटिशियन ज़्यादा थे। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान को बनाने के जिसका काम था, इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए इसका बल्किनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है, कानूनी भाषा का यूज़ किया गया है।
कुछ कहते हैं कि डोमिनेटेड बाय हिंदू। अकॉर्डिंग टू द सम क्रिटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन क्या कहते हैं कि भाई इट इज़ ए बॉडीज ऑफ हिंदू। सिमिलरली विंस्टर चर्चिल जो थे वहाँ के अंग्रेज शासक थे, राजा थे वहाँ के, कमिटेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर पार्टी कम्युनिटी इन इंडिया। मतलब सारी उन्होंने बांटने वाली बात थी कि भाई एक कम्युनिटी ने संविधान बना दिया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, जैसे इसमें पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज ए सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी था सिंबल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल। जो BN राय थे वाज अपॉइंटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र कौन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? BN राव थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। HVR अयंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। HY अयंगर थे जो सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर। BN राव क्या थे? लीगल एडवाइज़र। SN मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट पर्सन ऑफ द, ड्राफ्टमैन थे ये, मतलब वो लिखने वाले थे। SN मुखर्जी ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा वाज दी कैलीग्राफर जो मान लो जैसे डिज़ाइन विजाइन करते हैं ना, जैसे प्रियम्बल के साइड में लिखे हुए कैलीग्राफर थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम बिहारी नारायण। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैज रिटन बाय हिम इन ए फ्लोइंग इटालिक स्टाइल। जो इटालियन लेटर में लिखा गया था इनके द्वारा। द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बियोर रामराव सिन्हा। तो इन्होंने आर्टिस्टों ने ब्यूटिफाइड किया उसको कि जगह जगह पेजों पे कुछ बनाया। नंदलाल बोस और बियोहर राममोहर सिन्हा। बिहोर राममोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड एंड ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड, मतलब उस पर ज़्यादा सुशोजित किया। ओरिजिनल प्रियम्बल कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नारायण। तो ओरिजिनल तो किसने? प्रेम बिहारी ने। उसके बाद उस पर बिहोर ने अलग अलग से डिज़ाइन किए प्रियम्बल पे। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्णा वैद्य। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि वैद्य जी ने हिंदी वर्जन लिखा था, एंड नहीं तो संविधान तो इंग्लिश में लिखा है। एलिजेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस के द्वारा उसको डेकोरेटेड किया था हिंदी वर्जन को। अब हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी टेक्स्ट जैसे पहले इंग्लिश में लिखा गया, फिर हिंदी टेक्स्ट के बारे में। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी में पहले कुछ नहीं लिखा गया था। लेटर प्रोविज़न बनाया गया कि भाई इसको हिंदी में लिखो। 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 1987 में बनाया गया था। दिस अमेंडमेंट लेके आए इंसर्टेड ए आर्टिकल 394A 394A बनाया लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 12। तो पार्ट 12 बनाया गया कि भाई इसको हिंदी में भी लिखो, संविधान को सारा इंग्लिश में ही लिख दिया, ये बात थी। तो द प्रेसिडेंट शैल कॉज द, इसमें बताया गया कि 12 में क्या लिखा गया था? प्रेसिडेंट शैल कॉज द पब्लिश अंडर द अथॉरिटी। इसमें पहला पॉइंट क्या है? द ट्रांसलेशन जो हिंदी अनुवाद किया गया कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशन विच वाज नेसेसरी टू ब्रिंग इट कन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कन्फर्मिटी होनी चाहिए। आज भी आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर आता है तो कि फाइनल इंग्लिश माना जाएगा। द टेक्स्ट एंड सेंट्रल एक्ट्स हिंदी कैन मेड इट ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। सेकेंड पॉइंट है द ट्रांसलेशन इन हिंदी एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। जो जितना अमेंडमेंट किया गया उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। सेकंड पॉइंट क्या था? ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसलेशन किया गया एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्टिट्यूट मतलब अर्थ निकालना, टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट, मतलब इंग्लिश वाला मीनिंग फाइनल होगा। डिफिकल्टी अराइजेज मैटर होगी तो प्रेजेंट शैल कॉज इन हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सुटेबली। तो हिंदी टेक्स्ट को ही रिवाइज किया जा सकता है अगर कोई डिफिकल्टी है ट्रांसलेशन में। तो आगे क्या था? ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी डीम्ड टू बी ट्रू, इंग्लिश का ट्रू माना जाएगा। अब देख लेते हैं अलोकेशन ऑफ सीट्स। तो अलोकेशन ऑफ सीट्स आप ये मैं डाल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ब्रिटिश में तो आपको पता है कि 292 थे, जो 11 वहाँ पे गवर्नर जनरल थे। प्रिंसली स्टेट से कितने थे? 93 थे, 292 93 और 4 कमिश्नर थे। टोटल 389 सीट अलोकेट की गई थी पहले। अब इन्होंने कांग्रेस ने 208 जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी और बाकी ये पार्टी है इन्होंने सिंगल जीती थी। कम्युनिटी वाइज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिंदू 163 थे, मुस्लिम 80 थे, और इसलिए वो बोलते हैं कि वन पार्टी वन रिलीजन ने कम्युनिटी ने रिप्रेजेंट किया। विंस्टन चर्चिल ने बोला था, कोई बांटने वाली बात है। तो इनका देखो हर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन था।
ये फिर है कि कहाँ से कितने मेंबर आए थे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है इनमें से। तो ये सेशन के बारे में देख, पीरियड जो क्या सेशन हुए थे, जो फर्स्ट सेशन हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 को चला था, क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड सेशन का हुआ था 20 जनवरी से 25 जनवरी तक 1947 में, दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, दूसरा 20 जनवरी से 25 जनवरी, तीसरा फिर अप्रैल से मई, 28 अप्रैल से 2 मई, चौथा क्या 14 जुलाई से 31 जुलाई, फिर क्या अगस्त में हो गया पाँचवा, छठा हो गया जनवरी 1948 में छठा। तो ऐसे सातवां हो गया, आठवां आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। और ये टाइम टेकन कितना कितना, जैसे किस देश ने कितना टाइम लिया है बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन, आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो ये जैसे क्या है आर्टिकल शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ये हिंदी से भी जो भी, जैसे शॉर्ट टाइटल के बारे में 393 में बात की गई है, कमेंसमेंट ने 394 में, तो हिंदी में टेक्स्ट के लिए 394 ए में और 395 रिपील्स में। तो आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए, मैं डेली ही वीडियो लेके आता रहूँगा और हम पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप बस कान में ईयरफोन डाल के सुन सकते हैं, आपको फुल रिवाइज हो जाएगी लक्ष्मीकांत। बाय।